सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। आज हम इतिहास के उग्रवादी चरण के बाद वाले खंड में हैं, जिसका नाम है गांधीवादी चरण। और कल हमने चर्चा की कड़ी में देखा था कि 1917 से लेकर जो 47 तक का इतिहास है, उसे हम हिस्ट्री में गांधीवादी चरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक वही होगा और हम देखेंगे कि गांधी के आगमन के बाद भारत का इतिहास किस तरह से बदला और स्वातंत्र संग्राम में उस व्यक्ति की क्या भूमिका रही। अफ्रीका से लेकर भारत तक के योगदान को देखेंगे। आज का आप टॉपिक लिख लेंगे, गांधीवादी चरण 1917 से 47। गांधीवादी चरण 1917 से 47 तक। यहां से आज हमारी कक्षा शुरू होगी और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज आप देखेंगे कि देश में आप जिस भी सरकारी कार्यालय में जाते हैं, देखिएगा वहां गांधी का फोटो जरूर लगा होता है। आप जिस भी चौराहे पर जाते हैं, जिस भी शहर में जाते हैं, वहां एक गांधी चौक जरूर होता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि गांधी इतने बड़े फिगर हैं। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में गांधी की पूजा की जाती है। और गांधी के बाद दूसरे नंबर पर यदि सबसे अधिक किसी व्यक्ति की पूजा की जाती है तो वो कौन है? नेल्सन मंडेला हैं, जिन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आज का टॉपिक यही है, गांधीवादी चरण है। हम सभी जानते हैं, हमें ज्ञात है कि गांधी का जो आगमन हुआ भारत में 1915 में हुआ। 21 वर्ष गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहकर आए थे और दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने कई प्रयास किए, कई कार्य किए। लेकिन जब भारत आए तो उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी से कहा कि 1 वर्ष तक तुम कान खोल कर रखो और अपने मुंह को बंद रखो। ये उपदेश दिया था गांधी को, यह शिक्षा दी थी कि 1 वर्ष तक तुम्हें किसी भी हाल में अपना मुंह नहीं खोलना है, केवल सुनना है, उसके बाद अपना मुंह खोलना है। और गांधी ने यही किया। आप देखेंगे कि गांधी आते ही 1 वर्ष तक मौन रहे। उसके बाद धीरे धीरे गांधी की सक्रियता बढ़ी। गांधी ने जिस तरह के दर्शन दिए, जिसे गांधीवाद के नाम से जानते हैं, उसके विषय में गांधी ने खुद कहा था कि दुनिया में गांधीवाद से अच्छा कोई वाद नहीं है। और यह सत्य भी है। गांधी के आने से पहली बार जो परिवर्तन हुआ समाज में, वह परिवर्तन यह हुआ कि समाज का जो वंचित वर्ग था उसे राजनीति में सक्रिय भूमिका मिली। इसको भी ध्यान रखिएगा, जो वंचित वर्ग था वो राजनीति में आ गया। इसके पहले वंचित वर्ग को राजनीति में कोई स्थान नहीं था। गांधी ने स्वराज की बात की। ठीक है, गांधी ने नवजीवन की शुरुआत की, पत्रिका की शुरुआत की। इसको भी ध्यान रखेंगे। अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम काफी प्रसिद्ध है। भारत में साबरमती और वर्धा इत्यादि प्रसिद्ध है। तो सेवाग्राम को ध्यान रखिएगा। इन सभी तथ्यों को हम आज समेकित रूप से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, शुरुआत किया जाए, चलते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में हेडिंग बना लीजिए। पहला बिंदु लिख दीजिए, यह चरण भारतीय इतिहास में गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है। यह चरण भारतीय इतिहास में गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है। गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, अब हम विचारधारा की बात करेंगे। एक एक विचारधारा को समझने का प्रयास करेंगे। जब हम गांधी का अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ विचारधाराओं के दर्शन होते हैं, जैसे समाजवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा। ठीक है, तो लिख दीजिए इसमें, इस चरण में समाजवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा
साम्यवादी विचारधारा, इस चरण में समाजवादी विचारधारा, कॉमा साम्यवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, कॉमा क्रांतिकारी विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा, कॉमा किसान आंदोलन और श्रमिक आंदोलन देखे गए। किसान आंदोलन और श्रमिक आंदोलन देखे गए। श्रमिक आंदोलन देखे गए। ठीक है। इन सभी आंदोलन के केंद्र में गांधी जी थे। इन सभी आंदोलन के केंद्र में गांधी जी थे। गांधी जी थे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो नवीन बात है, ठीक है, वो क्या है इसमें? तो गांधी जी ने सबसे पहले इतिहास में मूल्यों की राजनीति की शुरुआत की। इसको नहीं भूलेंगे। मूल्यों की राजनीति। और आज भी आप देखेंगे कि जब भी किसी नए दल का पदार्पण होता है, खास करके बिहार जैसे राज्यों में या उन सभी प्रांतों में जहां गांधी का वर्चस्व रहा था, तो आज भी देखेंगे लोग कोशिश करते हैं कि चंपारण से ही अपनी यात्रा की शुरुआत करें, यदि वो राज्य बिहार है, अथवा आसपास का भी राज्य है तो भी चंपारण का महत्व नहीं घटता है। और मूल्य की राजनीति से किसी पार्टी की शुरुआत आज भी होती है। ये एक ट्रेंड है, ठीक है, जो बन चुका है अब। क्योंकि मूल्यों की राजनीति ऐसी राजनीति है जिससे समाज के सभी वर्ग को जोड़ा जा सकता है। आप में से कोई बता सकते हैं कि मूल्यों की राजनीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? कौन बता सकते हैं? वेरी गुड। जो समाज का सबसे वंचित वर्ग है, वंचित वर्गों को साथ लेकर राजनीति। ध्यान रखिएगा, इसको हर हाल में याद रखेंगे। इसका अर्थ है वंचितों की राजनीति। वंचितों की राजनीति। सबसे पहले गांधी जी ने यहां से शुरुआत की और इसीलिए गांधी समाज में लोकप्रिय भी हुए। यदि आप गांधी के जवानी के फोटोज को देखेंगे, दिल्ली में गांधी संग्रहालय है, राजघाट के बगल में ही है। यदि आप कभी वहां जाकर देखेंगे तो गांधी के जीवन के लगभग पहलुओं का दर्शन वहां देखने को मिल जाता है। और आप देखेंगे कि गांधी का जो जवानी का फोटो है, जब वो युवा है, उस समय का जो फोटो है गांधी का, एकदम तेज तर्रार ब्लैक कोट में जो गांधी की तस्वीर है, वो दिखाती है कि उस जमाने में एक लड़का जो भारत से इंग्लैंड चला जाता है वकील बनने के लिए, साधारण बात नहीं है। जिस जमाने में समुद्र पार करने को, ठीक है, पाप के रूप में देखते थे, अधर्म के रूप में देखते थे, कहते थे कि हिंदू तो नष्ट हो गया है, उस जमाने में एक व्यक्ति समुद्र पार करके ब्रिटेन चला जाता है। जाहिर सी बात है वहां की पर्सनैलिटी को अडॉप्ट करेगा। गांधी कोट लगाए हुए हैं, टाई पहने हुए हैं। इस फोटो को कभी आप देखिए तो आपको गांधी का की वो तस्वीर दिखेगी। आप देखिएगा उसमें गांधी का वो तेज झलकता है। लेकिन जब गांधी भारत आते हैं, गोखले को गुरु बनाते हैं, तो गोखले कहते हैं कि 1 वर्ष केवल अपना मुंह बंद रखो और केवल सुनो। गांधी सुनते हैं, अवलोकन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस देश में स्थिति इतनी खराब है कि गरीबी से यह देश त्रस्त है। अब गरीबों के बीच में गरीबों का मसीहा कैसे बना जाए? तो देखिएगा, एक टाई पहनने वाले व्यक्ति ने, कोट पहनने वाले व्यक्ति ने अपना हुलिया बदल लिया और धोती पहन ली और ऊपर कुछ नहीं पहना। एकदम गांधी ने वो छवि बनाई जो भारत में एक आम किसान की छवि है, ताकि वो आम जनों के बीच के नेता लगें। और यही कारण था कि बहुत सहर्ष गांधी को समाज के वंचित वर्गों ने भी अपना लिया। उनको लगा कि अरे ये तो हमारे जैसा ही दिखता है, ठीक है। और गांधी ने विश्वास जीतने का कार्य किया वहां पर। तो इस तथ्य को ध्यान रखेंगे और लिख देंगे। पहली बार गांधी जी के प्रयासों से ही, पहली बार गांधी जी के प्रयासों से ही, पहली बार गांधी जी के प्रयासों से ही भारतीय राजनीति में
भारतीय राजनीति में मूल्यों की राजनीति की शुरुआत हुई? मूल्यों की राजनीति की शुरुआत हुई। मूल्यों की राजनीति की शुरुआत हुई, अर्थात वंचितों की राजनीति। वंचितों की राजनीति, ध्यान रखिएगा। यह था गांधी का बेसिक परिचय। अब गांधी के जीवन परिचय को देखते हैं कि जन्म कहां हुआ था, क्या क्या बातें महत्वपूर्ण रही, और उसके बाद फिर ईसवी वार गांधी के योगदान को देखेंगे। देखिए, गांधी का परिचय, इंट्रोडक्शन। गांधी का परिचय, गांधी का परिचय। सबसे पहले लिखिए जन्म, तीर का चिन्ह देकर लिखेंगे। 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, गुजरात। पोरबंदर, गुजरात। पोरबंदर, गुजरात। ठीक है। माता पुतलीबाई, माता पुतलीबाई। पिता करमचंद गांधी। गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, आप पूरा नाम लिख सकते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। पत्नी कस्तूरबा गांधी। पत्नी कस्तूरबा गांधी। ब्रैकेट में लिख दीजिए 13 वर्ष की उम्र में गांधी का विवाह हुआ। 13 वर्ष की उम्र में गांधी का विवाह हुआ। 13 वर्ष की उम्र में गांधी का विवाह हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जिसका उम्र 13 वर्ष, जिसका विवाह 13 वर्ष की उम्र में हो गया हो, उस आदमी ने कितना संघर्ष किया होगा। आगे लिखेंगे प्रारंभिक शिक्षा, तीर का चिन्ह, राजकोट। प्रारंभिक शिक्षा, तीर का चिन्ह, राजकोट। ठीक है। बैरिस्टर की पढ़ाई, लंदन। बैरिस्टर की पढ़ाई, लंदन। लंदन। आगे लिख दीजिए स्टार देकर। देखिए, सेठ अब्दुल्ला गांधी जी के क्लाइंट थे। सेठ अब्दुल्ला गांधी जी के क्लाइंट थे। गांधी जी के क्लाइंट थे, जिसका मुकदमा लड़ने के लिए, जिसका मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। जिसका मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है परीक्षा में कि
एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। 21 साल रहे, इसको ध्यान रखिएगा। लिख दीजिए 21 ईयर्स अफ्रीका में बिताने के बाद, 21 ईयर्स अफ्रीका में बिताने के बाद 21 ईयर्स अफ्रीका में बिताने के बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। अब गांधी जी जब अफ्रीका गए तो इन्हें काफी बातों का ज्ञान हुआ। इन्हें नस्ल भेद का ज्ञान हुआ, रंग भेद का ज्ञान हुआ, और इनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया, जिसको हम आगे देखेंगे। तो कई ऐसे फैक्टर बने जिससे गांधी जी को लगा कि भारत भी इन समस्याओं से जूझ रहा है और स्वदेश के लिए जाकर कुछ प्रयास करना चाहिए। इस लाइन को आप लिख सकते हैं, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद और नस्लवाद के विरोध में गांधी ने आंदोलन चलाया। ठीक है, रंग भेद और नस्लवाद के विरोध में गांधी ने आंदोलन चलाया। आंदोलन चलाया। अब ध्यान रखेंगे इस कड़ी में कि 7 जून 1893 को गांधी जी ने अफ्रीका में चलाया था सविनय अवज्ञा, और यह परीक्षा का मुख्य क्वेश्चन भी होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि गांधी जी ने अफ्रीका में सविनय अवज्ञा कब चलाया। भारत का तो सबको याद है, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, लेकिन अफ्रीका वाला भी याद रख लीजिए। तो लिख दीजिए इस कड़ी में गांधी जी ने, इस कड़ी में गांधी जी ने 7 जून 1893 को अफ्रीका में सविनय अवज्ञा चलाया। आगे चलेंगे हम। तो इस प्रकार गांधी का जो इतिहास है वो दिखाता है कि बैरिस्टर बनने के बाद अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए अफ्रीका जाते हैं। वहां जाकर रंगभेद की नीतियों से अवगत होते हैं, नस्ल भेद से अवगत होते हैं। उसके लिए वहां पर जाकर संघर्ष करते हैं। वहां भी भारतीय बसे हुए थे, उनके लिए प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार गांधी के पास क्या है, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड बनता जा रहा है और गांधी परिपक्व होते हुए जा रहे थे। एक नोट लिख सकते हैं, नोट में लिख दीजिए दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में 7 जून 1893 को, नोट में लिख दीजिए दक्षिण अफ्रीका में 7 जून 1893 को पीटर 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 मेरित्वर्ग, पीटर मेरित्वर्ग स्टेशन से गांधी को बाहर निकाल दिया गया। गांधी को बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब क्यों बाहर निकाल दिया गया? तो गांधी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वकील थे, बैरिस्टर तो थे ही। एक बार फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे ट्रेन में,
और नियम था कि जो ब्लैक्स है, क्योंकि वहां भी अंग्रेजों का शासन था, तो जो ब्लैक्स है वह ट्रेन में फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकता था। ब्लैक्स मतलब जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो अंग्रेजों से निम्नतर लोग हैं दुनिया भर में, इनको वो ब्लैक्स कैटेगरी में रखते थे। तो गांधी यात्रा कर रहे थे। जब टीटी आया तो देखा कि एक, जो मैं कह सकता हूं कि ब्लैक संप्रदाय का व्यक्ति है, वह इसमें यात्रा कर रहा है। पूछा कि तुमने किस अधिकार से इसमें टिकट लिया? तो गांधी ने कहा कि पैसा जब मैंने दिया है तो यात्रा तो कर ही सकते हैं। इस पर उसने बात नहीं मानी और झड़प हो गई। उसने, जब झड़प बढ़ गई, गांधी जी नहीं उतरे, तो बलपूर्वक गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ठीक है, धक्का देकर निकाल दिया। और गांधी जी घुटनों के बल गिर गए थे। ठीक है, अब घुटनों के बल कोई गिरता है तो क्या करता है? हाथ जमीन पर रोकता है, गिर जाता है। गांधी गिर गए थे। और जब गिरे तो गिरने के बाद आमतौर पर क्या होता है? उठकर आदमी भाग जाता है। उठे ही नहीं, उसी मुद्रा में रह गए। जब बहुत देर तक उस मुद्रा में रह गए तब लोगों ने उनको उठाया। वो उस मुद्रा में सोचते रहे कि इस समस्या का निराकरण कैसे करना है। और जितना मिनट गांधी उस अवस्था में रहे हों, गांधी ने सोच लिया कि यहां से हमें मूवमेंट की शुरुआत करनी है। और गांधी ने वहीं से सविनय अवज्ञा का आंदोलन अपने मन में लाया और वहीं से काम करना शुरू कर दिया था। तो ये जो घटना है रेलवे स्टेशन की, ये ऐतिहासिक है। और आज भी दक्षिण अफ्रीका के म्यूजियम में वो घटना हूबहू बनाई गई है, संभाल कर रखी गई है। वो जो टीटी धक्का दिया था वो भी सदमे में चला गया। उसको अंदाजा नहीं था कि, एक तो देखा तो होगा ही, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, पर्सनैलिटी गांधी की खराब नहीं थी। गांधी की पर्सनैलिटी एलिट क्लास के लोगों के जैसी थी। धक्का तो दे दिया, लेकिन जब गांधी उठे नहीं तो वो भी मन ही मन भयभीत हो गया था। लेकिन उसको भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि एक दिन ये आदमी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बन जाएगा। उसको भी अंदाजा नहीं रहा होगा। और गांधी ने वहीं से इस तथ्य की शुरुआत भी की। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा वहीं से शुरू हुई और ये कंसेप्ट वहीं से आया है, जिसको बाद में गांधी ने आवश्यकता पड़ने पर भारत में लागू किया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए। अति महत्वपूर्ण है कि गांधी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग इंग्लिश में लिख सकते हैं माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। दोनों याद रखिए, कोई भी पूछ सकता है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ठीक है, ये गांधी की आत्मकथा है, इसको ध्यान रखिएगा। सारी बातें लिखी इसमें। देखिएगा, बचपन में गांधी जी स्कूल में कैसे पढ़ते थे, बेल साहब ने कैसे गांधी को सुबह उठना सिखाया था, यहां से लेकर और जीवन के बहुत आगे तक का वर्णन गांधी ने किया है। इसमें एक टॉपिक है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो बिहार बोर्ड में अभी भी 12वीं कक्षा का पहला चैप्टर है अंग्रेजी में। जो लोग 12th पास किए होंगे जरूर पढ़ा होगा आपने। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? माई इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मोहनदास करमचंद गांधी, पढ़ा है कि नहीं? निश्चित रूप से पढ़ा होगा आपने, सब ने पढ़ा होगा जिन्होंने बिहार बोर्ड से 12th पास किया होगा। 6-7 पेज का वो लेक्चर है। और देखिएगा उसमें जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है और जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, दोनों की खूबियां बताई गई है। और अंत में गांधी ने यह बताया है कि क्यों भारतीय सभ्यता दुनिया की सर्वोत्तम सभ्यताओं में से एक है। उसके कई लाइंस बहुत चर्चित हैं। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। कभी पढ़िएगा उसको। मन कभी न थकने वाला एक पंछी है, जितना अधिक इसको मिलता है उससे अधिक पाने की इच्छा रखता है। ऐसे ऐसे लाइंस उसमें लिखे हुए हैं, उसको जरूर देखिएगा। उसमें गांधी जी ने स्पष्ट ग्राम स्वराज की भी चर्चा की है। द नेशन हैड कोर्ट लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, बट द जनरल रूल वाज टू अवॉइड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। देश के पास उस समय भी कोर्ट, लॉयर और डॉक्टर थे, लेकिन समाज इससे दूर रहना चाहता था। मूल्य की राजनीति आपको दिख जाएगी, उसको जरूर पढ़िए कभी। मैं आगे चलूंगा। अब लिखिए महत्वपूर्ण पुस्तक। महत्वपूर्ण पुस्तक, अब कुछ पुस्तकें हैं जो गांधी जी ने लिखी।
इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ठीक है, उसके बाद लिख दीजिए हिंद स्वराज। 1909 में लिखा था गांधी ने हिंद स्वराज। सप्त महाव्रत, सप्त महाव्रत, सप्त महाव्रत, सप्त महाव्रत। इंडियन ओपिनियन अगला, इंडियन ओपिनियन ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, संपादक में मनसुख लाल इसके संपादक हैं, मनसुख लाल। इंडियन ओपिनियन। तो ये 5 किताबें, 4 तो जो बाद में हमने लिखा है और एक तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो आत्मकथा है। ये चर्चित पुस्तकें हैं गांधी की। ठीक है, आगे चलेंगे। अब जो गांधी का सत्याग्रह था उसके बारे में समझ लेते हैं। जिस सत्याग्रह शब्द का गांधी प्रयोग किया करते थे वो सत्याग्रह किन बातों पर आधारित था? तो सत्याग्रह 4 बातों पर आधारित था। ठीक है, सत्याग्रह किस किस पर आधारित था? तो सत्याग्रह आधारित था धरना पर, उपवास पर, बहिष्कार पर। ये सबको याद रखते हुए चलेंगे, लिख भी लेंगे। और लास्ट ऑप्शन होता था हड़ताल, स्ट्राइक करना। यह अंतिम विकल्प था और सबसे कम बार गांधी ने हड़ताल किया, चारों में सबसे कम प्रयोग किया। ठीक है, इसको लिख दीजिए। गांधी का जो सत्याग्रह है वो 4 चीजों पर आधारित है और मेंस के दृष्टिकोण से गांधी को रट जाइए। गांधी बीपीएससी के मुख्य परीक्षा का महत्वपूर्ण टॉपिक है। डायरेक्ट क्वेश्चन गांधी से आता है। धरना, उपवास, बहिष्कार और लास्ट में हड़ताल। इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब गांधी के विचारधारा को समझिए। जब गांधी का राजनीति में पदार्पण हुआ उसके बाद गांधी जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कहा, इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया में हिंसा का जो सबसे क्रूरतम रूप हो सकता है वो गरीबी है, अस्थाई गरीबी है। गरीबी से बड़ी कोई हिंसा नहीं हो सकती है। गांधी ने इस बात पर बल दिया और कहा कि जब तक देश में गांव का एक आम नागरिक गरीब रहेगा तब तक देश का कभी उत्थान नहीं हो सकता है। इसको भी लिख दीजिए अगले पॉइंट में, नोट में लिख दीजिए। गांधी के शब्दों में, गांधी के शब्दों में, गांधी के शब्दों में हिंसा का क्रूरतम रूप, हिंसा का क्रूरतम रूप गरीबी का अस्थायित्व है। हिंसा का क्रूरतम रूप गरीबी का अस्थायित्व है। गरीबी का अस्थायित्व है, इसको ध्यान में रखेंगे। अर्थात गांव में गरीबी रहेगी तो पूरे देश में गरीबी रहेगा। लिख दीजिए। गांव में गरीबी रहेगी तो पूरे देश में गरीबी रहेगा।
ठीक है, हम आगे चलेंगे। अब हमने आज लिखा है कुछ पॉइंट पहले कि 1915 में गांधी जी जब लौटकर भारत आए तो उन्होंने पहले 1-1.5 साल इस देश को समझा, और उनका सबसे जो पहला उनका एंट्री कह सकते हैं, तो गांधी की जो एंट्री हुई वह राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर चंपारण में जाकर हुई। और शुक्ल ने किस अधिवेशन में गांधी को आमंत्रण दिया था, कौन बताएंगे? वेरी गुड। कितनी ईस्वी में? 1916 में। तो पंडित राजकुमार शुक्ल बिहार के किसान नेता थे, और जब लखनऊ अधिवेशन में गांधी से मुलाकात हुई तो आने का रिक्वेस्ट दिया, और जब रिक्वेस्ट किया तो गांधी जी आए भी। और गांधी जी ने जो कदम उठाए उस कदम के कारण दुनिया भर में लोकप्रिय हुए समय के साथ, और यहीं से गांधी की छवि एक आम जन के नेता के रूप में हुई। लिख दीजिए, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह अपना पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 के रूप में आरंभ किया। चंपारण सत्याग्रह 1917 के रूप में शुरू किया। हाँ, कहा जाए। एक सेकंड रुकिए, थोड़ी आपकी वॉइस क्लियर हो जाए, एक बार दोबारा से बताइए। आपने कितना देर पहले ज्वाइन किया है? मुझे लगता है कि कितना पेज हुआ होगा, 2 पेज हो गया होगा, है ना? 2 पेज हो गया होगा, ठीक है। चंपारण से शुरू किया गांधी जी ने, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले इतिहास जानते हैं कि राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। राजकुमार शुक्ल के बारे में देखना हो, बिहार का जितना एग्जाम होता है 10 परीक्षा को उठा लेंगे तो 7 परीक्षा में राजकुमार शुक्ल का नाम पूछा जाता है, आउट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे, हाँ, पृष्ठ जो है वो हिंदी का, शुद्ध हिंदी का शब्द है, और पेज अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। अब पन्ना अलग होता है। देखिए, बिहार में जिन लोगों की मृत्यु नालंदा काल में हो गई, ठीक है, उनका पुनर्जन्म हुआ है, ठीक है, वो इसी युग में जन्मे आकर, और ऐसे लोग भरे हुए हैं। एक बार हमारे एक मित्र हैं, अब तो प्रधानाध्यापक बनने वाले हैं। एक बार, आज से कुछ साल पहले की बात है, 2024 की बात है या 22 की बात है, घटना याद नहीं है, लेकिन 2 साल या 3 साल पहले की बात रही होगी। तो जब विद्यालय में रजिस्टर बनता है, जब आप में से किसी को विद्यालय में नौकरी है, इसमें, हाँ, निरंजन जी, आपको नौकरी मिली है विद्यालय में, तो आप अवगत होंगे, ठीक है, माहौल देखते होंगे वहां का। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, मुझे लगता है कपिल सिब्बल के गलत शिक्षा नीति के कारण ऐसा हुआ है। बिहार उसका सबसे पहला शिकार बना, जैसा मैं अपनी ओपिनियन में समझता हूं, वरना ये स्थिति बिहार की नहीं थी। तो उन्होंने ये लिखा, रजिस्टर पर लिखा हिंदी में अप्रैल, और उसके बाद ईस्वी, जैसे 2022 लिख दिया, मान लीजिए, इस तरह से, जो भी ईस्वी रहा होगा, ईस्वी मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो उनके विद्यालय की जो प्रधानाध्यापिका थी, उच्च कोटि की विदुषी थी, ठीक है, उच्च कोटि की विदुषी। उन्होंने कहा कि आपने ये कैसे लिखा? जिस शिक्षक महोदय ने लिखा था वो कम से कम ग्रेजुएट थे, ठीक है, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन की डिग्री ली हुई थी, परीक्षा पास करके आए थे, चयन हुआ था उनका। और जो प्रधानाध्यापिका थी, उनकी भर्ती 2006 के स्कीम में मुखिया जी ने की थी गांव में, ठीक है। उनकी योग्यता का आप अंदाजा लगा सकते हैं किस किस तरह की योग्यता रही होगी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये गलत है, कहा ये गलत है, और ये होता है, ये लिखिए, अप्रैल 2022 लिखिए। तो शिक्षक महोदय ने कहा कि कुछ लोग हंसने का इमोजी लगा रहे हैं, ये सत्य घटना पर आधारित है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपसे गलत फहमी हुई है, ये सही है, ये शुद्ध उच्चारण है, ये गलत है। तो शिक्षिका ने जानते हैं क्या जवाब दिया? शिक्षिका ने, प्रधानाध्यापिका ने कहा कि आप
4 साल से नौकरी में आए हैं तो आपको इतना ज्ञान है। हम 2006 से बिहार को चला रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। और हम 2006 से लेकर 2021 तक यही लिख रहे हैं और आगे भी यही लिखते रहेंगे, ठीक है। और आज तक कहीं ऑब्जेक्शन नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं किस स्तर के विद्वान हैं। उनको समझाना भी बड़ा मुश्किल है। उन्होंने बचपन से ही सब कुछ गलत फलत पढ़ा हुआ है, ठीक है। उनको ये नहीं पता है कि a के पावर n में और a गुने n में क्या अंतर होता है, कुछ नहीं पता है। ऐसे लोगों से जब भी कुछ बोल दें तो सर झुकाकर हाँ कर दीजिए, अच्छा रहेगा। अंत में क्या हुआ, अंत में जब उन्होंने नहीं माना तो उसने क्या किया, ब्लेड से इसको उखाड़ दिया, ठीक है, ब्लेड से उखाड़ दिया और उस पर दूसरा चिपका दिया, अप्रैल लिखकर चिपका दिया और कहा कि यही चलेगा। उतना ही नहीं किया, उस शिक्षक महोदय के ऊपर में कड़ी कार्रवाई की। अब पावर था हाथ में, पावर भी ऐसे लोगों के हाथ में है। इस बार जितने भी एचएम बिहार में भर्ती हुए परीक्षा में, मैं नहीं मानता हूं कि उसमें 80% लोग किसी लायक सरकारी नौकरी में आने के लायक हैं। मैं नहीं मानता हूं इस चीज को। उनसे यदि एक एप्लीकेशन लिखवा लिया जाए, उम्मीद नहीं करते कि शुद्ध शुद्ध लिख देंगे, लेकिन सरकार की शर्त ही ऐसी थी कि जो 2006 में लोग मुखिया के माध्यम से भर्ती होकर आए, अनपढ़ लोग, ठीक है, उनको क्या किया, उनको बैठने का मौका दिया परीक्षा में। रूल बना दिया कि जिसको 8 साल का एक्सपीरियंस होगा वही प्रधानाध्यापक का परीक्षा दे सकता है। अब बताइए, एक तो वो पहले से सब कुछ भूला हुआ है, उसके बाद उसी को परीक्षा में बैठा लिया गया। तो जब सभी एक ही ग्रुप के लोग परीक्षा में बैठेंगे तो -5 नंबर भी लाएगा तो पास कर जाएगा? नहीं कर जाएगा, पास कर ही जाना है। मान लीजिए कि 100 अनपढ़ लोगों को परीक्षा में बैठा लिया गया, तो जो 1 नंबर लाएगा 100 में वो टॉपर हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से चयन हो गया, फिर से वो परमानेंट प्रधानाध्यापक बन गए। मुझे आश्चर्य लगता है कि वो बिहार को किस तरह से संभालेंगे। खास करके अभी टीआरई की जो परीक्षाएं बिहार में हो रही है, ठीक अच्छे अभ्यर्थी जा रहे हैं, और टीआरई में जिस तरह के अभ्यर्थी जा रहे हैं, वो अभ्यर्थी उस तरह के प्रधानाध्यापक को कैसे झेलेंगे, यह बहुत चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि इसीलिए विद्यालयों में युद्ध का माहौल है, ठीक है। जगह जगह देखते हैं सब बंदूक लेकर चलता है आजकल स्कूल में। ये स्थिति है बिहार की। निरंजन जी, है कि नहीं है? अभी मैं अखबार पढ़ रहा था, दरभंगा में एक शिक्षक की कल हत्या हो गई रोड चलते। बिहार में, हाँ, आपके ही बगल में हुआ है। क्या नाम था? एक मुस्लिम शिक्षक की हत्या हुई है, ठीक है। ईगो को लेकर बड़ा जबरदस्त वार है। ईगो इस लेवल का ईगो है, किसी ने कह दिया कि अप्रैल ऐसे लिखाता है तो इसी के लिए लड़ाई हो जाता है, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते हैं आप, बहुत पढ़े लिखे हैं तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, आपका पावर ही नहीं रहेगा। सबसे अधिक पावर के पद पर दूसरा आदमी बैठा हुआ है जिसको कुछ नहीं आता है, ठीक है। ये खराब स्थिति है। तो इस समय में बिहार में यदि किसी को नौकरी मिलती है तो मैं तो समझता हूं कि उस आदमी के अंदर में नौकरी करना भी अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़े समानता का परिचय है। आपने श्रवण शक्ति उच्च कोटि की है, बर्दाश्त करने में माहिर है, तभी आप नौकरी कर सकते हैं। ऐसा है, पढ़ाना तो दूर की बात है, जीवित रहने दे, ये बड़ी बात है, ठीक है। ऐसा ऐसा गुट तैयार हो गया है जो जीवित नहीं रहने देना चाहता है। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो एक बार मैंने रिजाइन क्यों दे दिया, मैंने 6 महीना वहां नौकरी किया, एक समय में मैंने रिजाइन दे दिया। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप पढ़ाने के लिए आए हैं? कहा कि आपको कोई दूसरा जॉब नहीं मिला, आपको यही विभाग मिला था? मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि आपके पढ़ाने से हम सबको पढ़ाना पड़ेगा, हम सब पर बर्डन आ जाएगा। हम 10 साल से बैठे हुए हैं, हम आज तक कुर्सी से नहीं उठे, हम क्लास में गए ही नहीं कभी कि क्लास कैसा होता है। यदि आप इस प्रथा को शुरू कर देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। तो या तो आप पढ़ाना छोड़ दीजिए या आप ट्रांसफर ले लीजिए। ये स्थिति है, पूरा बेकार स्थिति बना हुआ है। और मैं तो कहता हूं कि मैं देखता भी रहता हूं, जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को इतना गलत सलत पढ़ा देते हैं कि वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वही गलत ज्ञान लेके बड़े होते हैं, और वही फिर दावा करते हैं कि हमने तो ये पढ़ा था, वास्तव में परीक्षा में तो ये आ गया। कौन उसे समझाए कि तुमने जो पढ़ा है उसका कहीं अस्तित्व नहीं है। जैसे पाकिस्तान के किताबों को देखिएगा, पाकिस्तान की किताब में क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स देखिए उसका, कि रब ने ही इस दुनिया को बनाया, सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि भारत एक बहुत ही आतंकवादियों से भरा हुआ देश है और भारत से संघर्ष करते हुए हम अलग हुए थे, हमने 1947 में विजय पा ली थी, ऐसी ऐसी बातें। उसमें लिख दिया कि 65 और 71 में जो हमने भारत को बुरी तरह हराया है, वैसा हार आज तक दुनिया में किसी देश को सामना नहीं करना पड़ा होगा।
ठीक है, हर चीज में अल्लाह का नाम डाल दिया गया है और इस तरह से कुछ बनाया गया, वहां पर जो जनन चैप्टर है वो नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि यदि बच्चों को पता चल जाएगा विज्ञान के बारे में तो फिर वो परिपक्व हो जाएंगे, फिर वो आबादी नहीं बढ़ाएंगे अपनी, तो चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है वहां से। इस तरह के देश में लोग रहते हैं। वहां पर पोलियो का, मैंने कहा भी था कि पोलियो का खुराक पिलाने कोई जाता है तो उसका मर्डर कर दिया जाता है, ठीक है। रहेगा ही रहेगा। जब विज्ञान का विरोध करें, सुबह उठकर और रात तक विज्ञान से बनी हुई वस्तुओं का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं उस चीज को। तो बिहार की जो स्थिति है, बिहार की स्थिति भी उसी दिशा में है। बिहार में जिस तरह का वर्ग पनप रहा है, जिस तरह का अशिक्षित वर्ग बिहार में पनप रहा है, लोग कहते हैं आईएएस बहुत ज्यादा। अरे आईएएस कौन बनता है बिहार से? आईएएस बिहार से वो एक आध लोग बन जाते हैं जिनके परिवार के लोग बहुत पहले से बाहर में हैं, उनका बिहार के संस्कृति सब कोई संबंध नहीं है, वो आईएएस बन जाते हैं, ठीक है। माता पिता कहीं बाहर रहे, उन्होंने बाहर का कल्चर देख लिया है, उनको सब पता है दुनिया के बारे में, तो वो आईएएस बन जाते हैं, पीसीएस निकाल लेते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़कर आज के समय में कोई छात्र एक नौकरी ले पाए, असंभव है। 2010 तक स्थिति ठीक थी हाई स्कूलों की, जहां तक मैं समझ पाता हूं। लेकिन 2010 के बाद जब पैरा टीचर्स ने लड़ाई शुरू की बिहार में कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, वहां से जो संघर्ष शुरू हुआ, उस संघर्ष के बाद बिहार में स्कूल केवल, मैं समझता हूं कि सर्वांगीण विकास का अड्डा बनकर रह गया है। यदि स्कूल में साइकिल योजना और मिड डे मील को बंद कर दिया जाए तो स्कूल खाली हो जाएगा। ये खराब स्थिति है। उससे भी खराब स्थिति है, ऐसी टीचर्स की भर्ती पहले कर दी गई है जिनको सरकार हटा भी नहीं सकती है, कोई तरीका नहीं बचता है। 3-3 बार दक्षता परीक्षा फेल हो गए, वो पास नहीं कर सके, उसके बाद भी सरकार ने उनको रहने दिया, तो आजकल लड़ाई किए फिरते हैं। ढेर सारे संगठन बने हुए हैं, नए युवा जो बिहार में जा रहे हैं उनका भविष्य पहले ही छीन लिया है। हेडमास्टर का पद पूरा लॉक कर दिया है कि नहीं है? बन ही नहीं सकते हेडमास्टर, पहले ही नियोजित वालों से भर दिया है, ठीक है। वो विकल्प भी खत्म कर दिया। अब एक विकल्प जाकर सरकार बनाने जा रही है, बीओ के पद का सृजन। मैं देख रहा था 2 दिन पहले, जो बिहार के अपर मुख्य सचिव हैं एसीएस, उन्होंने बीओ के पद के बारे में चर्चा की। अब कैसे भर्ती करेंगे इस पर भी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि बीओ एक शिक्षा संवर्ग में अधिकारी का पद होगा। अच्छा होता एक नियम बना देते कि कम से कम जो अध्यापक हैं वो डायरेक्ट बीओ का एग्जाम दे सकते हैं, ये नियम बना देते, उससे 200-400 लोगों का और कल्याण हो सकता था। लेकिन फिर वही बात है, हेडमास्टर कहाँ से बदलेंगे? अभी जितने हेडमास्टर की भर्ती कर ली है उन्हें भी कुछ नहीं आता है। 10% लोग उसमें अवेयर हैं, 15% अवेयर हैं, शेष 85% अनअवेयर लोग हैं। हम आगे चलेंगे तो पन्ना और पेज का अंतर जो है, जो कहे उसको मान लीजिए और युद्ध मत कीजिए। यदि ठीक है शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं, और नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ऐसे ऐसे लोग हैं, जो कह दे उसी में हाँ कह दीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसने जो लिख दिया, तो हिंदी साहित्य में एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि अप्रैल अब से इस तरह से लिखे जाने की अनुशंसा कीजिए, सुधार करवा दीजिए, उसमें साहित्य को बदल दीजिए, व्याकरण को बदल दीजिए वहां से, ठीक है। लेकिन उनको नहीं बदल सकते हैं, जो कह दे वही ठीक है, क्या करेंगे? अब उस व्यक्ति ने शिक्षा ही कहीं से नहीं पाई, क्या कीजिएगा? वो कुछ नहीं देखा है। आगे चलते हैं, हम मूल बातों में आ जाते हैं। कहां पर थे एक बार देख लिया जाए टॉपिक को। चंपारण सत्याग्रह पर थे। नेक्स्ट पॉइंट, आपने लिख दिया कि गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण से आरंभ किया था। इसको ध्यान रखिएगा। आज यदि गांधी जी होते और बिहार को देखते तो गांधी जी सुसाइड कर लिए होते आज के बिहार को देख करके। इसी जगह पर मैं सत्याग्रह करने गया हुआ था, ठीक है। गांधी ने जो सपना देखा, उस सपना को कपिल सिब्बल ने रद्द कर दिया। कपिल सिब्बल के शिक्षा नीति के कारण ही आज ये दुर्दशा हुई है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। देखिए, गांधी जी का सबसे पुराना आश्रम फिनिक्स आश्रम है। गांधी जी का सबसे पुराना आश्रम फिनिक्स आश्रम है, डरबन। और किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका में है। तो मैं लिख देता हूं साउथ अफ्रीका, डरबन। वेरी गुड। सबसे पहला आश्रम फिनिक्स आश्रम है, डरबन। डरबन। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन बताएंगे? इसकी स्थापना 1904 में हुई थी, ठीक है, फिनिक्स आश्रम की। इसको लिख दीजिए वहीं पर, 1904।
1904, 1904 लिख दीजिएगा, फिनिक्स। ठीक है, इसको ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उनका भारत में सबसे पुराना आश्रम या पहला आश्रम साबरमती आश्रम है, अहमदाबाद। उनका भारत में सबसे पहला आश्रम साबरमती आश्रम है, अहमदाबाद। ब्रैकेट में लिख देंगे 25 जून 1915। 1915, ठीक है। पहले यह एक नदी के किनारे था, दूसरा नदी था, लेकिन वहां से फिर स्थानांतरित करके 1917 में लाया गया यहां पर साबरमती के किनारे। इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो 15 ही पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी का सबसे नया आश्रम सेवाग्राम या वर्धा आश्रम है। गांधी जी का सबसे नया आश्रम सेवाग्राम या वर्धा आश्रम है, वर्धा आश्रम है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। इसको टिक करके रखिए, पूछ देता है कई बार कि सबसे नवीनतम आश्रम कौन सा है, तो सेवाग्राम या वर्धा आश्रम। 1936 से 46 तक गांधी यहां रहे थे, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अगला, प्रमुख पत्रिका नवजीवन। प्रमुख पत्रिका नवजीवन, नवजीवन। ठीक है, नवजीवन। अब हेडिंग में लिखिए प्रभाव। किस किस व्यक्तित्व से गांधी प्रभावित थे, यह भी निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। प्रभाव, तो सबसे अधिक जो प्रभावित थे वो रस्किन से प्रभावित थे। एक रचना है अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट। रस्किन के अनटू दिस लास्ट से प्रभावित थे। ठीक है, एक और है विद्वान थोरो। ठीक है, थोरो के सविनय अवज्ञा से प्रभावित थे, थोरो को भी नहीं भूलेंगे। थोरो के सविनय अवज्ञा से प्रभावित थे, सविनय अवज्ञा से प्रभावित थे। प्रभावित थे। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था, गोपाल कृष्ण गोखले था, गोखले था। ठीक है, अब लिखिए हेडिंग बनाकर, गांधी जी को दी गई प्रमुख उपाधियां। गांधी जी को दी गई प्रमुख उपाधियां, प्रमुख उपाधियां। पहला लिखिए, फर्स्ट, कैसर ए हिंद, ये ब्रिटिश सरकार ने दिया था। कैसर ए हिंद कब दिया था? प्रथम विश्व युद्ध के समय। वेरी गुड, प्रथम विश्व युद्ध के समय। क्यों दिया था? क्यों दिया था? वेरी गुड, एम्बुलेंस सेवा में काफी अहम योगदान देने के लिए दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गांधी जी इस बात को मानते थे पहले कि अंग्रेजों के साथ जब डील हुई थी उनकी,
तो अंग्रेजों ने कहा था कि यदि आप भारतीय लोगों को प्रथम विश्व युद्ध में हमारी तरफ से सेना में भर्ती करवाएंगे और हम जीत गए तो आपके देश को हम आज़ाद कर देंगे। तो गांधी जी ने पूरे देश में आह्वान किया कि हमारे पास सबसे अच्छा विकल्प उपलब्ध है कि अधिक से अधिक भारतीय सेना में शामिल हो जाएं और अंग्रेजों का साथ दें ताकि यह प्रथम विश्व युद्ध जीत सकें। युद्ध जीतने के बाद ये देश खाली कर देंगे। ठीक है, तो गांधी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया था उस समय में। लेकिन जब युद्ध 1918 में खत्म हुआ, उसके ठीक अगले साल 1919 में रॉलेट एक्ट ला दिया अंग्रेजों ने और गांधी को घोर निराशा हुई। उसके बाद गांधी ने जीवन में कभी अंग्रेजों पर विश्वास नहीं किया और चल पड़े सत्याग्रह के राह पर। इसको भी ध्यान रखेंगे। तो आपने लिख दिया है इसको, ठीक है। दूसरा लिखिए, सेकंड, इसी में एक लाइन जोड़ दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए, प्रथम विश्व युद्ध में एम्बुलेंस सेवा के कारण इन्हें यह उपाधि मिली। प्रथम विश्व युद्ध में एम्बुलेंस सेवा के कारण उन्हें यह उपाधि मिली, उन्हें यह उपाधि मिली, उपाधि मिली। ठीक है, नोट इसके बाद लिख दीजिए। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया है। सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया है, सार्जेंट भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, पहली उपाधि मिली थी कैसर हिंद की, ब्रिटिश सरकार की तरफ से। और गांधी का इरादा गलत नहीं था। वो मानते थे इस चीज को कि यदि युद्ध जीत जाएंगे अंग्रेज तो देश को छोड़कर चले जाएंगे और कोई हिंसा नहीं होगी, ज्यादा कम लोग सेना में मरेंगे, लेकिन देश को मुक्ति मिल जाएगी अंग्रेजों से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरा लिख दीजिए, सेकंड नंबर, आधुनिक युग के अजात शत्रु, आधुनिक युग के अजात शत्रु तीर का चिन्ह किसने कहा था गांधी को? राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। आधुनिक युग के अजात शत्रु राजेंद्र प्रसाद तीर का चिन्ह ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, मलंग बाबा, यह भी एक उपाधि है जो एक दार्शनिक के नाम पर मिली थी गांधी को। इसमें लिख दीजिए, कबायली लोगों ने कहा, कबायली लोगों ने कहा, कबायली लोगों ने कहा। ब्रैकेट में उत्तर पश्चिम भारत या सीमा प्रांत कर देंगे तो अच्छा रहेगा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। ठीक है, नेक्स्ट, गंभीर फकीर, गंभीर फकीर विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। हाँ, अर्धनग्न फकीर भी कहा था, वो भी लिख दीजिए। अगला लिख दीजिए, अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। जब गांधी गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन गए थे तो हंस पड़ा सब देखकर, कहा कि इस व्यक्ति के पास तो कपड़ा पहनने का भी ढंग नहीं है।
तो उनसे पत्रकारों ने पूछा वहां पर, कहा कि आप आधा वस्त्र पहने हुए, ऊपर कुछ नहीं पहने, क्या आपके देश में यही हालत है, लोग ऐसे ही रहते हैं? तो बड़ा शानदार जवाब दिया था और सबके सामने में गांधी ने जवाब दिया था। प्रधानमंत्री से गांधी ने कहा कि सारा कपड़ा तो अंग्रेज चुरा कर ले गए भारत से, जो बच गया है वो पहने हुए हैं। और इस बात से पूरी सभा को शर्मसार कर दिया था गांधी ने। कहा हमारे हमारे पास बहुत कपड़ा था, लेकिन सब तो आप चुरा कर ले गए। क्योंकि वो दलितों के, गरीबों के नेता थे गांधी, और चूंकि आम वर्ग जो समाज का है वो जिस रूप में रहता है उसी रूप को धारण करके ब्रिटेन चले गए थे गोलमेज सम्मेलन में। उनको पता था कि ये बात पूछा जाएगा, तो जवाब भी तैयार करके गए हुए थे। और जब ये बात कहा कि आपके देश के लोग चोर हैं, कपड़ा चोरी कर लेते हैं, इतनी बात कहने से क्या हुआ, उस सभा में जितने वस्त्र धारण किए हुए लोग थे सबका चेहरा झुका दिया था गांधी ने, सबको चोर साबित कर दिया कुछ ही सेकंड्स के अंदर में। तो गांधी के व्यक्तित्व का कोई तोड़ नहीं है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लिखिए, अगला क्या लिखा आपने, अर्धनग्न फकीर। उसके बाद लिखिए बापू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। बापू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा। नेक्स्ट, महात्मा, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ब्रैकेट में लिख देंगे, चंपारण सत्याग्रह के सफलता के उपलक्ष्य में कहा था। ठीक है। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। एक और लिख दीजिए, वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स, माउंटबेटन ने कहा, लॉर्ड माउंटबेटन। वन मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। वन मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। इतनी बातें याद रख लीजिए। हेडिंग में लिखिए, गांधी जी का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ गांधी। गांधी जी का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ गांधी। पहला लिखिए, फर्स्ट लिखिए, राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण का साधन माना। राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण का साधन माना। सामाजिक उत्थान और जन कल्याण का साधन माना। नेक्स्ट, दूसरा लिखिए, राज्य विहीन समाज की वकालत की। राज्य विहीन समाज की वकालत की, जिसे दार्शनिक अराजकतावादिता का सिद्धांत कहते हैं। दार्शनिक अराजकतावादिता का सिद्धांत कहते हैं। दार्शनिक अराजकतावादिता का सिद्धांत कहते हैं। आज जो हम देखते हैं कि बलवंत राय मेहता कमीशन के बाद पंचायती राज की अवधारणा आई, उसका बीजारोपण गांधी ने ही किया था। गांधी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, शासन के डिसेंट्रलाइजेशन पर और स्वराज पर बल दिया था और कहा था कि ग्राम पंचायत स्तर पर शासन होना चाहिए। और आप देखेंगे आज जिला में, जो जिला लेवल पर जिला पार्षद का चयन होता है, इलेक्शन होता है, पंचायत समिति का चुनाव होता है, मुखिया और सरपंच का चुनाव होता है, ये सब के सब गांधी जी की देन है अप्रत्यक्ष रूप से। शुरुआत उन्होंने ही की थी इस अवधारणा की। बाद में कमीशन बने आजादी के बाद,
और बलवंत राय मेहता कमीशन ने इसको लागू करवाया इसी चीज को। तो गांधी इसके लिए भी याद किए जाते हैं। और कुटीर उद्योग पर गांधी का बड़ा फोकस था। चरखा उद्योग के बारे में हम जानते हैं, गांधी ने काफी प्रोत्साहित किया था। हस्तशिल्प और कुटीर कला को गांधी ने आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर में लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं था कि भारतीयों के पास मशीन बनाने की कला नहीं थी, हमें सब ज्ञात था, लेकिन हम इसे अवॉइड करते रहे। हम इसलिए अवॉइड करते रहे कि एक मशीन कई लोगों का रोजगार समाप्त कर सकता है। इसीलिए हमें उन कार्य पर बल देना चाहिए। वी शुड डू ओनली दोज वर्क्स दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ हैंड्स एंड फीट। उन्होंने ये बात कही थी कि हमें ऐसे कार्यों पर बल देना चाहिए जो हाथ और पांव की मदद से संपन्न किए जा सकते हो, स्वस्थ भी रहेंगे और संपत्ति का बंटवारा समान रहेगा। चाणक्य वाली बात। चाणक्य के समय में क्या था, खर्च करने की सीमा नियत कर दी गई थी कि एक व्यक्ति महीने में इससे अधिक खर्च ही नहीं कर सकता है। अब इससे क्या हुआ, चोरी डकैती अपने आप कम हो गई। सबको पता था कि कितना भी पैसा कमा लें, खर्च नहीं कर सकते। तो गांधी उस तरह के सिद्धांत को ही लागू कर रहे थे। दूसरी तरीके से वो चाहते थे कि धन का बंटवारा सब में हो जाए, गरीबी दूर हो जाए। और इसे हम यदि दूसरे तौर पर देखें तो इसे राज्यविहीन समाज के रूप में भी आप देख सकते हैं कि समाज ही सब कुछ है, गांव ही सब कुछ है। ग्राम उद्योग की अवधारणा दी थी गांधी ने। तो इसको आप लिख दीजिए अगले पॉइंट में, विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज की अवधारणा। विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज की अवधारणा। विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज की अवधारणा। ठीक है, एक और लिख दीजिए, ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप की अवधारणा। ट्रस्टीशिप की अवधारणा। ब्रैकेट में न्याय का सिद्धांत। न्याय का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप की अवधारणा, न्याय का सिद्धांत। इसमें लिख दीजिए, अर्थात संपत्ति समाज की है। संपत्ति समाज की है। संपत्ति समाज की है। नेक्स्ट, कुटीर उद्योग को बढ़ावा। कुटीर उद्योग को बढ़ावा, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं। नेक्स्ट, मातृभाषा और बेरोजगारी उन्मूलन। मातृभाषा और बेरोजगारी उन्मूलन। उन्मूलन। नेक्स्ट, स्वावलंबन। स्वावलंबन और परिश्रम पर जोर। जोर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए गांधी जी ने भी एक संस्था बनाई थी, नटाल इंडियन कांग्रेस। इसको भी मेंशन कर दीजिए। गांधी जी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 1910 में 1910 में कैलेनबॉक की सहायता से
कैलेनबॉक की सहायता से टॉल्स्टॉय फर्म टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका, ब्रैकेट में। ठीक है, जितनी बातें आपने लिखी है इसके सबसे शुरुआत में जाइए, गांधीवादी चरण जहां लिखा था वहां भाग 1 कर दीजिए। ये पार्ट 1 है गांधी का, जो अफ्रीका का सफर है मुख्य रूप से। और इसके बाद लिख दीजिए भाग 2, पार्ट 2 कर दीजिए, ये ठीक रहेगा। भाग 2 में हेडिंग बना सकते हैं महात्मा गांधी का भारत आगमन और प्रारंभिक आंदोलन। महात्मा गांधी का भारत आगमन और प्रारंभिक आंदोलन। प्रारंभिक आंदोलन, इसकी शुरुआत करेंगे। इसमें हम सबसे पहले टॉपिक वाइज वर्ष लिख लेते हैं कि किस वर्ष में कौन सी घटना हुई। यदि हम एनसीईआरटी का अध्ययन करें तो एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, चैप्टर 3 इतिहास, 10वीं कक्षा में। 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी को यदि आप देखेंगे तो उसमें मैप के माध्यम से ये इन घटनाओं का उल्लेख किया गया है, दर्शाया गया है कि किस जगह पर किस वर्ष में गांधी जी ने किस तरह का आंदोलन शुरू किया था, किसकी भूमिका रही, किसने बुलाया और कितनी सफलता मिली। आप इसके रेफरेंस के लिए एनसीईआरटी को जरूर देखिए। इसमें 1 नंबर देकर लिखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। अब इसमें गांधी जी हैं भारत में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, 1914 से 18। चंपारण सत्याग्रह 1917, चंपारण सत्याग्रह 1917। खेरा सत्याग्रह 1918, खेरा सत्याग्रह 1918। नेक्स्ट, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918। रॉलट एक्ट 1919, 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, अगला लिखिए सेवर या सेवर्स, कुछ भी लिख सकते हैं। 1919, हाँ उड़ गया क्या? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, सेवर या सेवर्स की संधि 1920, 1920। ठीक है, एक राउंड में इतनी घटनाओं को आप देख सकते हैं असहयोग के पहले। इसके बाद असहयोग की शुरुआत करने की नौबत आ गई थी। ठीक है, तो असहयोग के पहले यदि इतनी बातों को देख लेते हैं तो एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है कि असहयोग क्यों शुरू हुआ था। और फिर असहयोग के बाद, बेलग्राम अधिवेशन के बाद, साइमन कमीशन को देखने के बाद फिर सभी ने अवज्ञा को देखते हैं। वो स्टेप 2 है, गांधी का बड़ा स्टेप था। आगे चलेंगे, नोट लिख दीजिए। देखिए गांधी जी को गोखले ने, गांधी जी को गोखले ने, गांधी जी को गोखले ने प्रथम वर्ष में, प्रथम वर्ष में कान खोल कर रखने और मुंह बंद रखने की सलाह दी थी। कान खोल कर रखने और मुंह बंद रखने की सलाह दी थी। सलाह दी थी, अर्थात पहले 1 साल सुनो,
उसके बाद बोलो, इसकी सलाह दी थी। गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था 1917। गांधी जी का पहला राजनीतिक सत्याग्रह लिख देंगे। गांधी जी का पहला राजनीतिक सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था 1917। इसी में लिख दीजिए, इसी में एक पॉइंट ऐड कर दीजिए। कोई बताएंगे लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वेरी गुड, वेरी गुड, अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। इसी में लिख दीजिए लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता, लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। देखिए इस अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता, इस अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता, चंपारण के किसान नेता पंडित राजकुमार शुक्ल, पंडित राजकुमार शुक्ल ने, राजकुमार शुक्ल ने तीन कठिया प्रथा का विरोध करने के लिए, तीन कठिया प्रथा का विरोध करने के लिए, तीन कठिया मतलब 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती अनिवार्य था। तीन कठिया प्रथा का विरोध करने के लिए गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया। ठीक है, चंपारण आमंत्रित किया। ठीक है, देखिए चंपारण में गांधी जी के साथ यह भी पूछा जाता है कौन कौन थे मुख्य नेताओं में। चंपारण में गांधी जी के साथ, गांधी जी के साथ, अब ऊपर से नीचे की तरफ लिख दीजिए, 1 2 3 4 करके लिख दीजिए। गांधी जी के साथ पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जेवी कृपलानी, ब्रैकेट में शिक्षक, पेशे से अध्यापक थे, आचार्य जेवी कृपलानी। ठीक है, नरहरि पारेख, नरहरि पारेख, व्रजकिशोर यादव, व्रजकिशोर यादव, महादेव देसाई, महादेव देसाई एवं मजहरुल हक शामिल थे। शामिल थे। नोट लिख लीजिए। देखिए एनजी रंगा ने, एनजी रंगा ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। इसको डबल टिक करके रख लीजिए, पूछा जाएगा। यह भी एक उदारवादी नेता थे। एनजी रंगा ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। ठीक है, नोट नंबर 2,
अब देखिए, गांधी जी ने सदाकत आश्रम कब बनाया था? 1921 में बनाया था। किसने जमीन दिया था? खेरू मियाँ। ठीक है, तो खेरू मियाँ ने जमीन दिया था। और सदाकत का अर्थ क्या होता है? सत्य का आश्रम। ठीक है, इसको भी लिख दीजिए नोट नंबर 2 में। गांधी जी ने 1921 में गांधी जी ने 1921 में 1921 में खेरू मियाँ की जमीन पर खेरू मियाँ के जमीन पर सदाकत आश्रम की नींव रखी। सदाकत आश्रम की नींव रखी। ठीक है, सत्य का आश्रम ब्रैकेट में नींव रखी। आगे चलेंगे, इसी में एक लाइन जोड़ दीजिए, यह राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बिहार का केंद्र बना। सदाकत, यह राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बिहार का केंद्र बना। एक गांव है भितिरवा, चंपारण में है। ठीक है, इसको भी नहीं भूलेंगे, इसको लिख दीजिए अगले पॉइंट में। इसकी भी चर्चा इतिहास में बार बार मिलती है। गांधी जी चंपारण के भितिरवा गांव पहुंचे और शिक्षा और स्वच्छता पर बल दिया। गांधी जी चंपारण के भितिरवा गांव पहुंचे एवं शिक्षा और स्वच्छता पर बल दिया। शिक्षा और स्वच्छता पर बल दिया एवं तीन कठिया प्रथा और नील व्यवस्था का विरोध किया। तीन कठिया प्रथा एवं नील व्यवस्था का विरोध किया। एवं तीन कठिया प्रथा तथा नील व्यवस्था, नील की खेती का विरोध किया। भितरवा गांव में, चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बिहार। गांव पहुंचे एवं शिक्षा और स्वच्छता पर बल दिया। शिक्षा और स्वच्छता पर बल दिया तथा तीन कठिया प्रथा और नील व्यवस्था का विरोध किया। ठीक है, कॉपी के सबसे ऊपर लिख लीजिए, शीर्ष पर, सबसे ऊपर, मुख्य बातों से अलग। तो बताएंगे कृत्रिम नील की खोज कहां पर हुई? जर्मनी में हुई है, इसको कभी नहीं भूलेंगे। सबसे टॉप पर लिख दीजिए, कृत्रिम नील की खोज जर्मनी में हुई। कृत्रिम नील की खोज जर्मनी में हुई। जर्मनी में हुई। एक और पॉइंट लिख दीजिए, तैरता हुआ परमाणु संयंत्र रूस में है। तैरता हुआ परमाणु संयंत्र रूस में है। और रसिया के पास इतना पावर है, उसने दुनिया के हर एक पॉइंट के हिसाब से परमाणु सेट किया हुआ है। आपातकालीन स्थिति में यदि रसिया समाप्त हो जाएगा तो ऑटोमेटिक फायर हो जाएगा, पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो रसिया का कथन है कि यदि मैं रहूंगा तो दुनिया रहेगी, और यदि मैं मिट जाऊंगा तो दुनिया भी अपने आप मिट जाएगी। ऑटोमेशन वाला सिस्टम लगाया हुआ है, सेंसर बेस्ड, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, एक और पॉइंट ऊपर में ही लिख दिए, सबसे टॉप पर लिखिए, भारत ने वर्तमान में
रूस के साथ नौ समझौता किया है? ठीक है, मूल बातों में आ जाइए। रसिया के साथ अभी देखिएगा S-400 भी रसिया ने भारत को दिया था, S-500 भी आगे चलकर दे सकता है, और भारत की इसने काफी मदद भी की है। आगे चलेंगे। ब्रह्मोस क्या है? भारत और रूस का संयुक्त मिसाइल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। दोनों देश की नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अब मूल बातों में आ जाइए, लिखिए। तीनकठिया प्रथा को गांधी जी ने शोषण मूलक बताया। तीनकठिया प्रथा को गांधी जी ने शोषण मूलक बताया। शोषण मूलक बनाया एवं इसकी जांच हेतु इसकी जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने गेटे आयोग की स्थापना की। इसकी जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने गेटे आयोग की स्थापना की। गेटे आयोग की स्थापना की। जितने भी कमीशन हैं, मोदालियर कमीशन, बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, इस सबको गेटे आयोग, अकबर्थ कमीशन, अशोक मेहता कमीशन, कोठारी आयोग, हंटर कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एक एक को याद रखेंगे। आगे लिख दीजिए, तीनकठिया प्रथा सफल रहा। नेक्स्ट पॉइंट, तीनकठिया प्रथा सफल रहा। सफल रहा। यह गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है। ठीक है, हेडिंग में लिख दीजिए, हेडिंग में लिख दीजिए, खेरा आंदोलन अप्रैल 1918। खेरा आंदोलन अप्रैल 1918। यहां से क्लास को फिर कल आगे बढ़ाएंगे, खेरा को देखेंगे। ठीक है, और इस प्रकार हम इसवीं बार विभिन्न आंदोलनों को देखते जाएंगे, और इतिहास अपने अंतिम कड़ी में है ही, जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। अगली कक्षा फिर कल होगी। शुभ रात्रि। गुड नाइट।